चलिए अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके अंतर्गत ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यानी कि इस बार मॉडल सेट में भी इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखते हैं, सबसे पहले तो कुछ नाम लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया, और बारी बारी से हम समझेंगे। सबसे पहले इनका क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर पे हम कर लेते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। 3 नंबर पे हम कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। 4 नंबर पे हम कर लेते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। 5 नंबर पे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और 6 नंबर पे हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट में हम क्या करते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब ये जो नाम है ना, सबसे पहले तो इनको ध्यान में रखना है, सबसे पहले इनको ध्यान में रखना है, नाम याद कर लेना है। संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है ना कि बारी बारी से पहले हम संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपको ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन याद रखना है, आपको ये भी नहीं है कि जो रासायनिक सूत्र दिया है वो भी याद रखना। आप सिर्फ प्रीवियस जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया था कि अभिकर्मक और अभिकारक, उसके अलावा हम उत्पाद या प्रतिफल, सिर्फ उनको देखकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखकर बहुत सारे सवाल जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड देखकर और राइट हैंड साइड देखकर हम बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी अभिक्रिया इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए हम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाले को देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन समझ लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एक एकल उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे जैसे तो एक से ज्यादा ए या बी क्या करते हैं, ए और बी हमारे अभिकर्मक हैं, अभिक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट में क्या बना देते हैं, हमको ए बी बना देते हैं, है ना। ए और बी 2 हैं, प्रोडक्ट कितना बना मेरा, प्रोडक्ट बना मेरा सिंगल। यहां प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। प्रोडक्ट कितना बना हमारा, उत्पाद कितना बना, उत्पाद सिंगल, एकल, एकल को सिंगल कहते हैं, है ना। यहां पे हमारा अभिकारक या अभिकर्मक कितना है, अभिकर्मक हमारे पास 2 है, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो जब दो या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं, चाहे आपका फॉर्मूला याद हो या ना हो, आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो है संयोजन है या नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एक्चुअल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, नाम तो इसका आपको याद होना ही चाहिए, एग्जाम में पूछेगा, तय है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इसी को क्या बोलते हैं,
बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हम संयोजन अभिक्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका नाम भी याद रखना है। ये एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता है। हर 10 एग्जाम में से लगभग 8 एग्जाम में इसका नाम या बिना बुझा हुआ चूना के बारे में पूछ देगा, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछ देगा, CaO के बारे में पूछ देगा। असल में हम समझ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, उसके लिए हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को उसके लिए लिया है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम वाटर के साथ, H2O के साथ, जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम, ये भी नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैल्शियम ऑक्साइड जो है इंपॉर्टेंट है, या बिना बुझा हुआ चूना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या शुष्क चूना भी कहते हैं, रन देते हैं, बुझा हुआ चूना ही है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी मिला देना है। अब समझना है कि इसका एक्चुअल काम क्या है। तो घर में जब हम पुताई के लिए जो चीज मार्केट से लाते हैं ना, कुछ लाते हैं व्हाइट कलर का जिससे घर की पुताई करना होता है, वो जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड है। जो बोरा में हम लेकर आते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या करते हैं, उसको किसी भी बर्तन में, बाल्टी में हम पानी के साथ मिला देते हैं। पानी के साथ मिलाकर उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं। हिलाने से क्या होता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, वो पानी में खूब बढ़िया से घुल जाता है, मिल जाता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और यही बुझा हुआ चूना जो है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है, इसी से हम दीवार की पुताई करते हैं या रंगाई करते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आना ही आना है, तय है, फिक्स है, सवाल पूछता ही पूछता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इनका रासायनिक सूत्र आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देगा कि निम्न में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या है, और 4 दे देगा, उसमें से एक ये दे देगा। आपसे फिर से पूछ देगा निम्न में से कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ये दे देगा। आपसे ये पूछ देगा कि निम्न में से बुझा हुआ चूना कौन है, निम्न में से बिना बुझा हुआ चूना कौन है। तो इस तरीके से सवाल कर से आपसे पूछना है, पूछेगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया अलग चीज, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया के तहत। तो हमने पहले ही बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पे देखिए, 1, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, क्या हो गया, 2 हो गया। कितना बना रहा है, एक सिंगल जो है उत्पाद बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये वाला जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, है ना, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 2 एग्जांपल और देखते हैं, सिंपल। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, 2 पदार्थ क्या करते हैं, मिलकर एक सिंगल पदार्थ बनाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया अगर होती है तो वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का, जल का एक अणु बनाते हैं। 2 पदार्थ क्या कर रहे हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है ना। तो संयोजन अभिक्रिया में सबसे हमने ये भी समझ लिया, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में सीखा, बिना बुझा हुआ चूना के बारे में समझा, बुझा हुआ चूना के बारे में सीखा, और फिर इसका इस्तेमाल करके हमने देखा कि ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है, टाइप है। और इसी तरीके से रिएक्शन देकर पूछ देगा, रिएक्शन आपको दे देगा, ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, और 4 इसमें से कोई दे देगा, एक संयोजन अभिक्रिया डाल देगा, अब बताते रहिए। तो अगर आप देखे रहेंगे कि 2 पदार्थ मिल रहे हैं और सिंगल बन रहा है, यानी क्या होगा कि ये भाई संयोजन अभिक्रिया ही होगा। फिर यहां पे भी देख रहे हैं 2 मिलकर 1 बना रहे हैं, 2 मिलकर 1 बना रहे हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है क्या है, तीनों एग्जाम्पल जो है वो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है ना। चलिए
अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे नंबर वाले अभिक्रिया को समझते हैं। कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखते रहना है ध्यान से। आप ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा कॉपी में नोट्स कर सकते हैं तो कर चलिए। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, फिर हम जब ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे ना, तो फिर वहां पे भी आपको इतने ही बढ़िया से जो है आपको रिवीजन कराया जाएगा, इतने सटीक तरीके से, फिर इतने ही इत्मीनान से आपको जो है वहां भी रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव और ये क्विक रिवीजन, तीनों को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको नोट्स भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही ये चीज याद हो जाएगी। अब तक 1 घंटे के वीडियो में हमने कार्बन और ऑक्सीजन के कितने बार देखा, कई रिएक्शन आ गए। श्वसन अभिक्रिया कितने बार आ गया, कई बार आ गया। तो इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आ गया, H2 और O2 कई बार आ गया। तो ये आएगा कहां से, यही ना रासायनिक अभिक्रिया है जो 10th क्लास में दिया हुआ है, उसी को पढ़ना है, बार बार वही रिवीजन होगा। आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, गारंटी है कि आप 90% से ज्यादा 90-95% क्वेश्चन जो है एग्जाम में टच करेंगे, है ना, और बेहतर मार्क्स जो है आप लाएंगे। चलिए, हाँ, और एक बात यह है कि अब तक जो है जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, नाम से पता चलता, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया तो सबको मालूम है, उष्मा मतलब हीट, क्षेपी मतलब उत्सर्जित होना, निकलना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें से उष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि हीट जनरेट हो, उष्मा पैदा हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा पैदा हो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर इस तरीके का रिएक्शन आपसे जब भी पूछे, अगर एक अभिक्रिया आपको बताना है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की, ऐसी अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया होने पे क्या करे कि हीट जनरेट करे, उष्मा का उत्सर्जन करे, और आपको सिर्फ एक अभिक्रिया का नाम बताना है, तो कहिए कि वो जो है श्वसन की प्रक्रिया है ना। फिर आ गया 3 बार 4 बार आ गया, अब तक जो है ये 3 बार 4 बार आ गया। कौन सी प्रक्रिया, तो श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया या अभिक्रिया क्या है, ये एक तरीके की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या होता है श्वसन में, पहले ही बताया है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका फॉर्मूला पूछता है, रासायनिक सूत्र इसका पूछता है, बोल देगा कि निम्न में से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है या आणविक रासायनिक सूत्र क्या है, 4 दे देगा, उसमें से एक ये दे देगा, पूछ लेगा। तो जब बार बार हम बोल रहे हैं कि ये ग्लूकोज है, तो आप इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए कि ये ग्लूकोज है ना। जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और लास्ट में ये ग्लूकोज बनता है। फिर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, दोनों सेल में जाते हैं, सेल में जाकर क्या होते हैं, लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों रिएक्शन करते हैं, और यहां से क्या होता है, ये CO2 और H2O में टूट जाता है और हीट रिलीज होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है, और यही उष्मा जो है, यही हीट जो है ATP का फॉर्म में हमको मिलता है। और इसी उष्मा का, इसी हीट का, इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपना जो है खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं हमको ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा जो है हमको श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि जो कोशिकीय श्वसन में होता है, हमारे कोशिका में, हमारे बॉडी में हर कोशिका में होता है, वो श्वसन की प्रक्रिया है, और वहां से हीट जनरेट हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है हम काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कोई उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में पूछे, एक रिएक्शन का नाम बताना है, कहिए कि श्वसन की प्रक्रिया जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH4 ये क्या है, मीथेन है। नाम याद रखें, जो भी नाम हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो नाम इंपॉर्टेंट है ना, वो नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। मीथेन है, ये कार्बनिक कंपाउंड है। क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबसन करेगा, दहन करेगा, जलेगा, ऑक्सीजन इसको जलाएगा और क्या बनाएगा, जलेगा तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या करेगा, हीट देगा, उष्मा देगा, है ना। हमको मालूम है कि कोई भी कार्बन वाला पदार्थ जो होता है ना, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे CNG हो, चाहे LPG हो, चाहे कोयला हो, है ना, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे अल्कोहल हो, ये सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड है। मीथेन भी क्या है, कार्बन का कंपाउंड है।
ये क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के साथ कंबसन करेगा, दहन करेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ सीधा रिएक्शन करेगा तो वो हीट जनरेट करेगा, वो हीट जनरेट करेगा, ऊर्जा देगा, है ना। उसी तरीके से कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कोयला को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनाता है और साथ में क्या करता है, ऊष्मा भी देता है। तो इस तरीके से हम दो रिएक्शन देख पाए। सबसे पहले हम देखें कि श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत ऊष्माक्षेपी का, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीथेन को भी हम देख रहे हैं क्या कर रहा है कि मीथेन भी ऑक्सीडाइज्ड होकर, यानी कि कंबसन होकर, उसका दहन होकर वो हीट जनरेट कर रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। यहां भी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन जलता है, कोयला जलाते हैं तो कार्बन जलता है और हीट का उत्सर्जन होता है। तो आपको ये चीज दे देगा, रिएक्शन दे देगा, है ना, और पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा श्वसन की अभिक्रिया निम्न में से कैसी अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया निम्न में से कैसी अभिक्रिया है, और ऊपर से ये 4 A B C D करके दे दे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको टिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इतना समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हम तीसरे रिएक्शन जो है वियोजन अभिक्रिया, इसको पूरा करते हैं। वियोजन अभिक्रिया एकदम से संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट है। क्या होता है कि जब एकल उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है और टूटकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में हमारा अभिकारक क्या है, हमारा अभिकर्मक क्या है, हमारा अभिकर्मक AB है ना, क्या है तो सिंगल है ना, सिंगल है, एकल है, अकेला है, क्या करता है, अभिक्रिया करता है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये A और B बनाता है। था सिंगल, हमारा अभिकर्मक सिंगल था, उत्पाद जो बना हमारा जो उत्पाद बना वो क्या बना, मल्टीपल बना ना, मल्टीपल बना, एक से ज्यादा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो AB जो है A + B वियोजन अभिक्रिया हमारा हो गया, यानी कि दो प्रोडक्ट हमको मिल गए, सिंगल था, टूटा, 2 मिला। अगर 2 थे या 2 से ज्यादा थे, 1 मिला तो संयोजन। अगर 1 है और टूटकर 2 से ज्यादा मिल रहा है तो वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन एक दूसरे के अपोजिट अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। चलिए अब वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो जितना इंपॉर्टेंट हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड था। जितना इंपॉर्टेंट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, जितना इंपॉर्टेंट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इससे 2 से 3 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना ही से। तो आप याद रखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पे क्या होता है, जब हम हीट देते हैं ना, इसको जब उष्मा देते हैं ना, तो ये क्या करता है, टूट जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वही बिना बुझा हुआ चूना बनता है, बिना बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम, देखिए एक प्रोडक्ट था, सिंगल प्रोडक्ट था, क्या हुआ, हीट लेकर टूट गया, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, फिर से हमारा कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ना, इसको भी समझेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल आएगा, वहां कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आएगा, तो हम समझेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना हुआ है। यही कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या कर रहा है, जो है बिना बुझा हुआ बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। एक प्रोडक्ट था, एक पदार्थ था, टूटकर कितना में बन गया, 2 बन गया, 2 में बन गया, 2 डिवाइड हो गया, है ना। और इंपॉर्टेंट तो ये भी है
कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना संगमरमर का फॉर्मूला है। संगमरमर का रासायनिक जो फॉर्मूला है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड भिजा बुझा हुआ चूना जिससे हम पुताई करने के लिए लाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे हम दीवार की पुताई करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवार के ऊपर जो पतला लेयर बन जाता है ना 2-3 दिन के बाद पुताई करने के बाद पतला सा जो लेयर बन जाता है वही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ध्यान रखना है वही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है संगमरमर का भी वही फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी कि संगमरमर भी इसी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं रिएक्शन। जैसे फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट है, जब इसको हम क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं, उष्मा देते हैं है ना, तो क्या करता है ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और Fe2O3 में टिक रहा है। देख रहे हैं हमारे पास क्या था, सिंगल पदार्थ था, एकल पदार्थ था, सिंगल क्या हुआ रिएक्शन करने के बाद ये एक से ज्यादा में टूट गया। कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। यह एक तरीके का वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर एक से ज्यादा पदार्थ बनाता है, तो यहां से आप सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, आपसे सिर्फ पूछ दे, आपको कुछ भी इसमें से मालूम नहीं है, इसमें से आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपसे पूछ दे ये संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, तो आपको मालूम है कि यह अकेला है, टूट कर 3 बनाया है, यानी कि क्या है, ये जो है वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया, ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए ये हो गया, अब इसको हम यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि इसमें काम आने वाला है उष्मा शोषी अभिक्रिया में, ये एग्जाम्पल आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया का हम क्या करते हैं कि पहले परिभाषा देखते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए उष्मा का अवशोषण हो, एब्जॉर्प्शन हो, यानी कि उष्मा का ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिर्फ एक अभिक्रिया का नाम बताइए जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, आप कहिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। शोषण की प्रक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जमीन से वाटर लेते हैं, है ना, और सूर्य के प्रकाश ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। जब दिन में सन उगता है ना, सूरज जब उगता है उस टाइम में यह रिएक्शन होता है। यानी कि क्या चाहिए, हरे पेड़ पौधों को सनलाइट चाहिए, हीट चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, उष्मा चाहिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उष्मा को ले रहे हैं, उष्मा का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, उष्मा का शोषण करके क्या करते हैं, ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और साथ में जो है ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। तो ये देखो क्या हो रहा है, सनलाइट मतलब हीट, ऊर्जा ले रहा है ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा की जरूरत पड़े, उष्मा का अवशोषण हो, तो वैसी अभिक्रिया जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है ना, उष्मा का अवशोषण होता है। ये चीज याद रखना है, ये बार बार आएगा, इस मॉडल सेट में भी आएगा और जब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वहां भी आएगा। इतनी बार आएगा कि आपको ये अपने आप रिवीजन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो देखते रहना है, 2 बार 3 बार आपको कुछ नहीं करना, वीडियो देखते रहिए। आप जो है मैक्सिमम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अपने आप लिख कर आएंगे आप। ठीक है, अब देखिए हम जो बोले कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, देखो देखिए तो क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। CaCO3 क्या कर रहा है, उष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं फेरस सल्फेट क्या कर रहा है, उष्मा का अवशोषण कर रहा है और फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में टूट जा रहा है। यानी कि ये तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि
क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब तक जो है हमने 4 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझा। ये एग्जाम में पूछता है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा वियोजन अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक को विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि आखिर यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। नाम से है विस्थापन, यानी क्या करना है, विस्थापित करना है, हटाना है। नाम से ही पता चलता है कि क्या करता है, हटा देता है। तो इस बुक में ही 10th क्लास के बुक में ही एग्जाम्पल दिया है, उसी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के लिए समझते हैं। तो उस बुक में दिया हुआ है कि कपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे फ्लास्क है, इसमें हम क्या किए हैं, सॉल्यूशन ले लिया, किसका, कपर सल्फेट का, है ना। ये असल में क्या है, नीला है। ये पहले भी आ चुका है ये रिएक्शन। इसी तरीके से रिएक्शन बार बार आएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, नीला कलर, ये कपर सल्फेट ले लिए। कैसा कलर है, नीला है। हम क्या करते हैं, कपर सल्फेट में इसका रिएक्शन लोहा से कराना है, तो एक कील लाकर हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। एक लोहे की कील जो है हम इस कपर सल्फेट में डाल देते हैं, कपर सल्फेट, और क्या करते हैं, उसमें लाकर एक लोहे की कील डाल देते हैं। रिएक्शन करा दिए। अब देखिए इसमें होगा क्या, एक चीज और है कि यहां से ये नाम भी आप याद रख करते रहिए, कपर सल्फेट, कपर सल्फेट, है ना। और ये हमारा क्या है, आयरन है, आयरन फेरस भी बोलते हैं इसको। तो देखिए कॉपर सल्फेट, ये कलर इसका नीला है, ब्लू है। रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, फेरस के साथ। फेरस क्या करेगा ना, इस कपर को हटाकर फेंक देगा, निकाल कर फेंक देगा, और खुद क्या होगा, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, है ना। ये कॉपर है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब विस्थापित करना, हटाना। तो देख रहे हैं ना क्या कर रहा है, आयरन क्या कर रहा है, आयरन कपर को निकाल कर फेंक दिया, बाहर कर दिया, और खुद जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया, फेरस सल्फेट बना लिया। यानी कि क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया। वहां से हटाने से क्या होता है ना, अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अंदर का लिक्विड क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया है। यानी कि ये नीला जो कलर है ना, अब क्या होता है, फीका पड़ जाता है। यानी कि इसका कलर भी चेंज हो गया, रिएक्शन हो गया, चीज बदल गया, नया प्रोडक्ट बन गया, FeSO4 बन गया। कॉपर सल्फेट था तो नीला था, फेरस सल्फेट हो गया तो फिर नीला क्यों रहेगा, नहीं रहेगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके का अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण। चलिए एक जो और देख लेते हैं। अगर कॉपर सल्फेट को ही हम क्या करें, जिंक के साथ भी रिएक्शन कराए ना, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल कर फेंक देगा। कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकालकर फेंक देगा। हम इस चीज को भी मेटल और नॉन मेटल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा होता क्या है कि जिंक जो है कॉपर को निकाल कर फेंक देता है ना। ऐसा होता क्या है कि फेरस जो है कॉपर को निकाल कर फेंक देता है ना। आखिर ऐसा होता क्या है, क्या रीजन है, क्या वजह है कि ये जिंक और फेरस जो है दोनों कॉपर को निकाल कर बाहर फेंक दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो देख रहे हैं ना क्या कर रहा है, जिंक क्या किया, कॉपर को निकालकर बाहर फेंक दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक चीज और है, अगर हमसे कहे विस्थापित अभिक्रिया का, तो मान लेते हैं कि अगर जो है A + B, AB किसी के साथ रिएक्शन करे C, तो क्या करेगा ना, C क्या करेगा कि B को निकालकर फेंक देगा और खुद AC के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। यही तो हो रहा ना था, हम फेरस के साथ देख रहे थे, क्या कर रहा था, कॉपर को निकालकर फेंक दिया, किसी एक को निकालकर फेंक देगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे AB है और दूसरा आया CD, दोनों रिएक्शन किए, क्या बनेगा, AC + BD है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, एक को हटाया, खुद जुड़ गया। यहां पे देखो AB रिएक्शन किया CD के साथ, और क्या हो रहा है, A जाकर C के साथ जुड़ गया और B जाकर D के साथ जुड़ गया। तो विस्थापन तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ,
लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, द्विविस्थापन हुआ, यानी कि दो जो परमाणु है, दो जो एलिमेंट है वो विस्थापित हुए हैं। दो, ए जो है क्या हुआ, सी के साथ चला गया और बी जो है डी के साथ चला गया। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है। चलिए अब इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इसी तरीके से दे देगा रिएक्शन, जैसे अभी मैंने बताया था। वो रिएक्शन देकर ही पूछेगा आपसे, रिएक्शन देकर पूछेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या नहीं है, रिएक्शन देकर ही पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है ना, नाम याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है, सब पूछने वाला। कुछ भी यहां पे अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब सिर्फ ये नहीं समझा रहे हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे मकसद ये भी है कि आपको ये फॉर्मूला याद कराया जाए, है ना। आपका मकसद ये भी है कि यहां पे आपको ये फॉर्मूला याद कराया जाए। तो लेड नाइट्रेट है, जब ये रिएक्शन करता है KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जब ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या करेगा, ये बनाएगा लेड आयोडाइड। देखो तो लेड किसके साथ जुड़ गया, आई के साथ, लेड किसके साथ जुड़ गया, आई के साथ, और के किसके साथ जुड़ गया, NO3 के साथ। हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट। पढ़े तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन होता है। ए सी के साथ गया, बी डी के साथ गया। यहां भी देखिए लेड जो है आई के साथ गया और के जो है या NO3 जो है वो के के साथ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, द्विविस्थापन हो गया। इसका भी नाम याद रखना है, क्या है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पे सिर्फ ये समझाना मकसद नहीं था कि विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हुआ, ये तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन ये जो नाम लिखे हैं ना, ये नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा नाम आपके बुक में दिया हुआ है, और जो भी बुक में आपके रासायनिक नाम दिया हुआ है वो एग्जाम के इंपॉर्टेंट से, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारा नाम भी याद होना चाहिए। तो अब तक जो है हमने 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखा। अब 7वां जो है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया जो है वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि उपचयन या अपचयन क्या है ना। ये लास्ट बचा हुआ है कि उपचयन या अपचयन क्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। उपचयन या अपचयन, ठीक है, ये दोनों क्या है समझते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो, बढ़ जाए, यानी कि ऑक्सीजन का गेन हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। क्या होना है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक इसके अपोजिट है अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो। ह्रास मतलब क्या होता है, लॉस हो, है ना, लॉस हो। वृद्धि मतलब गेन हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयन कहलाता है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं ना। कॉपर का हम अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके के उपचयन अभिक्रिया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दे, रिएक्शन करा दे, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या हो रहा है कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, बढ़ जा रहा है, गेन हो जा रहा है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी एक उपचयन है। ठीक है, चलिए अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो अपचयन कहलाता है। इसी कॉपर ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं। क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और ये H2O बना लेता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है ना, देखिए कॉपर ऑक्साइड
ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन कहाँ गया, कॉपर के ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, लॉस हो गया, है ना। अभी तक तो था इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हो रहा है, इसका कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्या है, तो यह जो है एक तरीके का अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब एक लास्ट बचा हुआ है अभिक्रिया में, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, है ना। क्या है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको भी हम क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, दोनों एक साथ जो है ना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या तो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास भी हो। सॉरी, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो या अपचयन भी हो रहा हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम क्या करते हैं कि जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या होता है कि जिंक अलग हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जिंक का क्या, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया ना, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। जिंक ऑक्साइड में से जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये हो गया हमारा अपचयन हो गया, है ना। और यहां पे देखते हैं कि कार्बन का क्या हुआ, कार्बन के पास एक ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये उपचयन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड का हम क्या करते हैं कि कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाएगा, ये लेड अलग हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां भी देखिए लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। इसमें ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है। अब जब ये ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो ये कैसा अभिक्रिया है, हम कहेंगे कि ये अपचयन हो रहा है, यहां पे अपचयन हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन का क्षण देखिए, तो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, ऑक्सीजन गेन हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वो या तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा या उसी को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब सेकेंड लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, बस 5 से 10 मिनट में हम इसको, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम खत्म करने वाले हैं। उसके तुरंत बाद हम जो है अम्ल क्षारक एवं लवण, जो दूसरा चैप्टर है, उसमें हम एंट्री करेंगे। चलिए तो एक टॉपिक बचा हुआ है संक्षारण, और दूसरा जो बचा हुआ है हमारा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इन दोनों से हमको फायदा और नुकसान दोनों होता है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि संक्षारण क्या है या विकृत गंधिता क्या है। और ये दोनों जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, वह अभी जो हम रिएक्शन पढ़े ना उपचयन, इससे जो है ये जुड़ा हुआ है। उपचयन के अभिक्रिया से ये दोनों जो है संक्षारण और विकृत गंधिता जो है जुड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संक्षारण को समझते हैं। संक्षारण में क्या होता है कि नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम लोहे को
या तवे को किसी भी एसिडिक जगह पर या ह्यूमिडिटी वाले जगह पर, आर्द्रता वाले जगह पर हम खुले हुए छोड़ देते हैं। रड को हम क्या करें, छत पे छोड़ दें, मैदान में खुले हुए छोड़ दें, तो आर्द्रता वाले जगह पे छोड़ने पे क्या होता है, उस पे एक रेड कलर का लेयर चढ़ जाता है, एक रेड कलर का लेयर या परत चढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, है ना। यानी कि लोहे का जंग लगना क्या है, संक्षारण कहलाता है। लोहे का जंग लगना संक्षारण कहलाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, लोहे का नुकसान होता है ना। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का नुकसान होता है। ठीक उसी तरीके से जब धातुओं का नुकसान होता है, संक्षारण होता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रक्रिया जो है, यानी कि धातुओं का नुकसान होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना, लोहे पे क्या होता है, लाल या भूरे रंग का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। इससे जो है, फिर हम देखते हैं चांदी वगैरह पे भी क्या होता है, चांदी पे भी एक काले रंग का परत चढ़ जाता है। तांबे पे हम देखते हैं कि हरे रंग का एक परत चढ़ जाता है, हरे रंग का। तो ये असल में क्या है ना, कि उस धातु का नुकसान हो रहा है, और एक्चुअली में वो इन्वायरमेंट में मौजूद ह्यूमिडिटी या एसिड के कांटेक्ट में आने से होता है। हम देखते हैं कि हमारा गाड़ी जो है वो संक्षारित होता है, यानी कि गाड़ी में जंग लग जाते हैं, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह बनते हैं, उसमें जंग लग जाते हैं। यानी कि बहुत आर्थिक नुकसान जो है इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, संक्षारण के प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें धातुओं का क्या होता है, क्षरण होता है, क्षय होता है, नुकसान होता है, वो क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो हमको लगता है आप इतनी बात को समझ गए होंगे। संक्षारण क्या है, संक्षारण एक्चुअली में धातुओं का नुकसान होना, या हम कह सकते हैं कि एसिड या आर्द्रता या वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, संक्षारित हो जाता है। विकृत गंधिता क्या है, तो इसका संबंध भी वही है, संक्षारण ही एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है ना, कि इसमें भी जब खाने वाले तैलीय, यानी कि जब हम कोई ऑयली फूड खाते हैं या ऑयली खाते हैं या फैट जो होता है ना, ये इसका जब उपचयन होता है, खाने वाले पदार्थों का जब उपचयन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो जब ऑक्सीकृत होता है, तो क्या होता है, वो तैलीय है या फैट हो सकता है, तो उसका जब अपचयन होता है ना, तो उसके गंध में क्या आते, परिवर्तन आ जाता है, गंध में, या उसका जो टेस्ट है, स्वाद में, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये गंध और ये स्वाद जो है ना, ये सही चीज नहीं है, और विकृत गंधिता के वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती है। मार्केट में जब हम खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाते हैं, या ऐसे तेल में बनाए हुए खाद्य पदार्थों को खाते हैं जिसको काफी दिन से उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जो क्या होता है, उपचयन हो जाता है, और कई मामलों में वो जहरीला हो जाता है ना, हम कह सकते हैं कि पॉइजनस होता है। तो विकृत गंधिता क्या है, खाने वाले पदार्थों का जब उपचयन होता है तो वो विकृत गंधिता कहलाती है।